नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। इस चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में कानून की जानकारी देना है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को लेकर बहुत से विवाद खड़े हो जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वसीयत लिखें यानी विल लिखें। तो आइए जानते हैं विल यानी वसीयत के बारे में। सबसे पहले हमें 3 प्रमुख किरदारों से मिल लेना ज़रूरी है। कौन कौन? टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी। टेस्टेटर वह व्यक्ति है जो विल लिख रहा है। दूसरा व्यक्ति एग्जीक्यूटर टेस्टेटर का कानूनी रूप से प्रतिनिधि है और टेस्टेटर द्वारा विल में जिस तरह कहा गया है एग्जीक्यूटर उसी तरह उसकी प्रॉपर्टी को बांटेगा। तीसरा है लेगेट या बेनिफिशियरी। यह वो व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी जो कि विल में लिखी गई है मिलने वाली है। तो अब जानते हैं विल होती क्या है। A will is defined as the legal declaration of the intention of the testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। क्या मतलब है इसका? एक कानूनी घोषणा जो टेस्टेटर करता है, जो व्यक्ति विल बना रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाए उसके मरने के बाद। In other words, a will or testament means a document made by person whereby he disposes of his property, but such disposal comes into effect only after the death of the testator। तो क्या एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि will इम्प्लीमेंट यानी काम में आती है व्यक्ति की मृत्यु के बाद, ना कि उसकी मृत्यु से पहले। अब सवाल उठता है कि विल बना कौन सकता है? पीपल कैपेबल ऑफ मेकिंग विल्स आर एवरी पर्सन। क्या कह रहा है? हर एक व्यक्ति विल बना सकता है, लेकिन वह ना तो माइनर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और फ्री फ्रॉम फ्रॉड, कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। क्या मतलब है? वह व्यक्ति जो विल बना रहा है वो ना तो नाबालिग हो, मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति विल नहीं बना सकता। दूसरा, वह व्यक्ति समझदार हो, मतलब वह व्यक्ति पागल ना हो। तीसरा, फ्री फ्रॉम फ्रॉड, कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना हो, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक। अब जानते हैं कि विल किस फॉर्मेट में होगी, किस भाषा में होगी, क्या उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि क्या कोई फॉर्मेट है इस चीज़ का, कोई फॉर्म है। तो आपको बता दूं, विल का कोई पूर्व से निर्धारित कोई फॉर्म नहीं है। आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी विल, आपकी वसीयत कानूनी रूप से मान्य हो, तो आपको हर पन्ने के हर पेज के आखिर में साइन करने पड़ेंगे और साथ में अटेस्टेशन करानी जरूरी है। अटेस्टेशन के बारे में हम आगे बात कर देंगे। पहले बात कर लेते हैं विल किस भाषा में लिखी जाएगी। अ विल कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या कह रहा है? विल किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। एंड नो टेक्निकल वर्ड्स नीडेड टू बी यूज्ड इन अ विल। और किसी भी तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एक हिदायत भी दी गई है कि जो आप शब्द इस्तेमाल करें अपनी वसीयत में, वह साफ और दो मतलब वाले ना हो, ताकि जो टेस्टेटर चाहता है, जो व्यक्ति विल लिख रहा है, वो चाहता है उसी अनुसार ही विल बांटी जाए। अब बात कर लेते हैं अटेस्टेशन के बारे में। अटेस्टेशन
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विल के विषय में। अ विल मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेस। तो क्या कह रहा है, एक विल के लिए 2 गवाहों की जरूरत है जो विटनेस करेंगे। क्या देखेंगे, जो टेस्टेटर है, जो व्यक्ति विल बना रहा है, वो अपनी विल पर साइन करेगा। अब जो विटनेस हैं, दोनों गवाह हैं, वो भी एक दूसरे को साइन करते हुए देखेंगे और जिस व्यक्ति ने वह विल लिखी है वह भी उन दोनों को साइन करते हुए देखेगा। लेकिन यहां पर कुछ धर्मों को मानने वाले लोगों के अनुसार बदलाव है। अगर कोई व्यक्ति पारसी या क्रिश्चियन है और वह अपनी विल लिखता है तो उसकी विल का जो व्यक्ति गवाह बनेगा, विटनेस बनेगा, वो उस विल को काम में लाने वाला व्यक्ति यानी उस प्रॉपर्टी को बांटने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता और ना ही वह उस विल का फायदा ले सकता है। मतलब उस विल के अनुसार जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है वो भी गवाह नहीं बन सकता। लेकिन जो व्यक्ति हिंदू हैं उनमें ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है। और अगर व्यक्ति मुस्लिम है तो उसको अपनी विल लिखने के बाद अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। क्या मतलब, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी विल लिख देता है तो उसको किसी प्रकार के गवाह की जरूरत नहीं है। तो अब जान लेते हैं क्या विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जैसे अगर कोई जमीन से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है तो वहां रजिस्ट्रेशन देखी जाती है, परंतु क्या विल में भी कोई रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी? तो आइए जानते हैं। इन इंडिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट कंपल्सरी। तो क्या कह रहा है, विल की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। इवन इफ इट रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वह विल में आप अपनी अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद भी दे रहे हो तो भी विल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल does not lead to any inference against the genuineness of will। अगर आपने अपनी विल रजिस्टर नहीं कराई है तो यह कतई ही नहीं माना जा सकता कि आपकी विल गलत है। परंतु अगर आप अपनी विल एक बार रजिस्टर करा लेते हैं तो यह रजिस्ट्रार के पास सेफ हो जाती है, तो ना ही कोई व्यक्ति इसको छेड़ सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है और ना ही चुरा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी विल रजिस्टर कराएं तो आपको टेस्टेटर खुद, मतलब जिस व्यक्ति ने वह विल लिखी है खुद, और साथ में अपने विटनेस लेकर, अपने गवाह लेकर रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या एक बार विल बन गई तो उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है? क्या नई विल बनाई जा सकती है? तो आइए जानते हैं। अ विल can be revoked, changed or altered by the testator at any time। क्या कह रहा है, एक विल कभी भी वापस ली जा सकती है और उसमें कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। A person can revoke, change or alter his will। कैसे कैसे अपनी विल में चेंज लाया जा सकता है या एक नई विल लिखी जा सकती है? By executing a new will, revoking the earlier will, डिस्ट्रॉइंग दी ओल्ड विल और बाय मेकिंग अ कोडिसिल। क्या कह रहा है, अब 4 तरीकों से अपनी विल में बदलाव ला सकते हैं। या तो आप अपनी एक नई विल लिख दीजिए, या पुरानी वाली को नष्ट कर दीजिए, या आप कोडिसिल लिख दीजिए। कोडिसिल में आप जो बदलाव चाहते हैं वो लिखते हैं। अगर आपने अपनी पहली विल रजिस्टर करा ली है तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जो नई विल, आखिरी विल जो लिख रहे हैं वो भी रजिस्टर कराएं। अब इसमें भी कुछ धर्मों को मानने वाले लोगों के अनुसार बदलाव है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पारसी या क्रिश्चियन धर्म को मानता है तो अगर वह अपनी विल अपनी शादी से पहले लिख देता है तो शादी के बाद उसकी वह विल कार्य में नहीं रहती। अब तक हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के अनुसार विल में बदलाव आता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस धर्म को मानने वाले लोगों को किस तरह का ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट है तो उसकी शादी से पहले लिखी हुई विल उसकी शादी के बाद भी बरकरार रहती है। दूसरा, जो व्यक्ति उसकी विल का गवाह बनता है वह उस विल का एग्जीक्यूटर भी बन सकता है। वहीं पारसी या क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों में अगर कोई व्यक्ति अपनी विल अपनी शादी से पहले लिख देता है तो शादी के बाद वह विल बरकरार नहीं रहती है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो वह अपनी जायदाद में से, अपनी संपत्ति में से सिर्फ 1/3 हिस्सा ही विल में लिख सकता है। परंतु अगर मुस्लिम जो व्यक्ति अपनी विल लिख रहा है उसके बच्चे उसको अलाउ करते हैं तो वह 1/3 से ज्यादा भी दे सकता है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति विल लिखने के बाद पागल हो जाता है तो उसकी विल उसके मरने तक वॉइड मानी जाती है, मतलब खारिज मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। पहला सवाल है, कैन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बी गिवन थ्रू विल? क्या मतलब है इसका? क्या आप अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद किसी को विल के थ्रू किसी को दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद किसी को भी विल के थ्रू नहीं दे सकते हैं। आप अपने आप द्वारा कमाई गई संपत्ति को विल में दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, इज इट नेसेसरी टू अपॉइंट लॉयर टू मेक अ विल? क्या एक वकील द्वारा अपनी विल बनवाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। आप अपनी विल स्वयं बना सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या एक वकील को एग्जीक्यूटर यानी वह व्यक्ति जो आपकी विल के कहे अनुसार आपकी प्रॉपर्टी को बांटेगा उसकी जगह लगाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। आप किसी को भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी विल में अपनी सारी प्रॉपर्टी का विवरण दें। तो यह था विल यानी वसीयत। अगर आपने अभी तक कानून का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।